हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम बीए फोर्थ सेमेस्टर के नाटक द स्लीप वॉकर्स के टेक्स्ट को ट्रांसलेट करने की कोशिश करेंगे। एयरपोर्ट, बैक सेंटर, ड्राइंग रूम इन द फोरग्राउंड। एयरपोर्ट बैक सेंटर, एयरपोर्ट के पीछे वाले हिस्से में मध्य में। एयरपोर्ट बैक सेंटर, एयरपोर्ट का जो जितना बड़ा एरिया होता है उस एरिया में पीछे की तरफ मध्य में। ड्राइंग रूम इन दी फोरग्राउंड, अगर भूमि में एक ड्राइंग रूम बना हुआ है। व्हेन द कर्टन ओपन्स, व्हेन जब, द कर्टन पर्दा, ओपन्स उठाया जाता है, खुलता है। व्हेन द कर्टन ओपन्स, जब पर्दा उठाया जाता है। द एयरपोर्ट एरिया इज़ लिट अप, जो एयरपोर्ट का एरिया है, प्रांगण है, सारा जो क्षेत्र है एयरपोर्ट का, उसमें रोशनी दिखाई देती है। बट द ड्राइंग रूम इज़ इन डार्क, लेकिन जो ड्राइंग रूम का एरिया है उसमें अंधेरा है। व्हेन द कर्टेन ओपन्स, द एयरपोर्ट एरिया इज़ लिट अप, द ड्राइंग रूम इज़ इन डार्कनेस। जब पर्दा उठाया जाता है तो पूरे एयरपोर्ट के एरिया में रोशनी है, लेकिन जो ड्राइंग रूम का एरिया है उसमें अंधेरा है। एट द फुट ऑफ ए रैंप अटैच्ड टू ए पार्शियली विजिबल एयरप्लेन आर टू फिगर्स विद बैक टू द ऑडियंस। और सीन कैसा बना हुआ है? एट द फुट ऑफ ए रैंप। एट द फुट का मतलब है नीचे, एट द फुट नीचे की तरफ। ऑफ ए रैंप, रैंप का मतलब है जिसमें सीढ़ियाँ न बनाकर, स्टेप न बनाकर, तिरछा जो ढलान बनाया जाता है किसी चीज़ पर, जैसे कि जहाज़ पर, या फिर जैसे कि आजकल मेन गेट पर लोग बनाते हैं रैंप, ढलाई वाला रास्ता आप कह सकते हो। एट द फुट ऑफ ए रैंप, एक रैंप के नीचे वाले हिस्से में या नीचे की तरफ, एक रैंप में नीचे की तरफ। और रैंप कौन सा? अटैच्ड, जो जुड़ा हुआ है, टू ए पार्शियली विजिबल, आंशिक रूप से नजर आने वाला। पार्शियली का मतलब स्पष्ट न होना, आंशिक होना, आंशिक रूप से। विजिबल, नजर आने वाला। एयरप्लेन, जहाज। एक आंशिक रूप से नजर आने वाले जहाज का जो रैंप है, उस रैंप पर नीचे की तरफ आर हैं टू, दो, फिगर्स, आकृतियाँ, दो आकृतियाँ नजर आती हैं। और वो आकृतियाँ की सिचुएशन यहाँ पर बताई गई हैं, किस तरह से नजर आती हैं। विद बैक्स टू दी ऑडियंस, जो वो आकृतियाँ यानी कि दो जो शरीर नजर आ रहे हैं उनकी पीठ दर्शकों की तरफ है। एट द फुट ऑफ ए रैंप अटैच्ड टू ए पार्शियली विजिबल एयरप्लेन आर टू फिगर्स विद बैक टू दी ऑडियंस। आंशिक रूप से नजर आने वाले जहाज के रैंप के नीचे वाले हिस्से पर दो आकृतियां दर्शकों की तरफ पीठ किए हुए नजर आ रही हैं। दे आर, दोनों आकृतियों का डिस्क्रिप्शन यहाँ पर दिया जा रहा है। दे आर मिस्टर एंड मिसिज वेस्ट, वे जो दोनों बॉडी, दोनों जो आकृतियाँ नजर आ रही हैं वो कौन है? दे आर मिस्टर, श्रीमान, एंड मिसिज, जो श्रीमती वेस्ट हैं। श्रीमान और श्रीमती वेस्ट हैं, वो कौन कौन है? मिस्टर एंड मिसिज वेस्ट। In the drawing room is the rest of the cast. Indian guests at reception for an American visitor. In the drawing room, उस drawing room में is the rest of the cast. Cast का मतलब यहाँ पर है इस नाटक के जो दूसरे पात्र हैं वो सभी। सितारे आप कह सकते हो या फिर पात्र आप कह सकते हो। रेस्ट का मतलब है शेष। शेष कौन से? दो का तो जिक्र इसने कर दिया ऑलरेडी, जो टू फिगर्स की बात करी है, मिस्टर एंड मिसिज वेस्ट। इनको छोड़कर बाकी के जो सितारे हैं, बाकी के जो पात्र हैं, वो सभी पात्र ड्राइंग रूम में हैं। इन द ड्राइंग रूम इज द रेस्ट ऑफ द कास्ट। इंडियन गेस्ट्स, कुछ भारतीय मेहमान हैं। एट ए रिसेप्शन, जो रिसेप्शन पर आए हैं। फॉर एन अमेरिकन विजिटर, एक अमेरिकन जो यहाँ पर विजिटर आ रहा है इंडिया में, अमेरिका देश का जो वासी यहाँ पर एक यात्री आ रहा है,
उसके स्वागत के लिए यहाँ पर जो और आए हैं उनमें भारतीय मेहमान शामिल हैं, और जो इस नाटक के पात्र हैं वो सभी कहाँ हैं? ड्राइंग रूम में हैं। ओवर एम्फसिस ऑन इंडियन फर्नीचर। ओवर एम्फसिस का मतलब होता है ज़रूरत से ज़्यादा प्रभाव डालना, या फिर ज़रूरत से ज़्यादा जोर देना, जोर देना सही मीनिंग रहेगा। ओवर एम्फसिस जोर देना, किसी चीज़ पर ज़रूरत से ज़्यादा महत्व देना या उसको जोर देकर कहना। ऑन इंडियन फर्नीचर, भारतीय फर्नीचर पर जो ज़रूरत से ज़्यादा जोर दिया गया है वो कारपेट, ऑब्जेक्ट्स ऑफ द आर्ट एंड डेकोरेटिव बिट्स एंड पीसीज इंडिकेट्स अमेरिकन होम इन इंडिया। जो ये ड्राइंग रूम है ना, ये ड्राइंग रूम है, इसकी जो डेकोरेशन की गई है, एक्चुअली में यहाँ मीनिंग इसका है, जो ड्राइंग रूम है उसमें जो फर्नीचर यूज़ किया गया है या कारपेट यूज़ किया गया है या उसको डेकोरेट करने के लिए जो कलाकृतियाँ या फिर जो मूर्ति या फिर जो इमेजेस या कोई पत्थर से बनी मूर्ति, इस तरह के जो डेकोरेटिव ऑब्जेक्ट यूज़ किए गए हैं, डेकोरेटिव बिट्स एंड पीसीज, जो कलाकृतियाँ, कला के नमूने जो वहाँ पर दिखाए गए हैं, ये सभी चीज़ें इंडिकेट्स, इंगित करती हैं अमेरिकन होम इन इंडिया, कि भारत में एक अमेरिकन आभास करवाने के लिए, भारत में एक जो अमेरिकन विजिटर आ रहा है उसको सुखद महसूस करवाने के लिए, या भारत में एक अमेरिकन घर का एहसास करवाने के लिए ये चीज़ें सारी की सारी अरेंज की गई हैं। ओवर एम्फसिस ऑन इंडियन फर्नीचर, कारपेट, ऑब्जेक्ट्स ऑफ द आर्ट, डेकोरेटिव बिट्स एंड पीसेज इंडिकेट्स अमेरिकन होम इन इंडिया। इस ड्राइंग रूम में जो फर्नीचर है, कारपेट है या जो कलाकृतियाँ हैं, इन पर ज़रूरत से ज़्यादा जोर देना इस बात की ओर इशारा करता है कि एक भारत में एक अमेरिकन घर का एहसास करवाया जाए। मिस्टर वेस्ट इज इन ए लाउंज सूट। जो मिस्टर वेस्ट है, जो मिस्टर वेस्ट है वो एक लाउंज सूट में है। लाउंज सूट का यहाँ पर मतलब है जैसे कि पैंट और कोट सेम कलर एंड डिज़ाइन के हों, मैचिंग आप कह सकते हो। यहाँ पर पैंट एंड कोट की जो डिज़ाइन या कलर जो भी उसका कपड़ा है उसकी मैचिंग हो। मिस्टर वेस्ट इज इन ए लाउंज सूट। मिस्टर वेस्ट एक लाउंज सूट पहने हुए हैं। मिसिज वेस्ट इन ए सीडेड ड्रेस। सीडेड का मतलब है यहाँ पर सभ्य भी आप कह सकते हो, ज़्यादा भड़काऊ न हो ये भी कह सकते हो, जिसकी सजावट ज़्यादा न की गई हो ये भी कह सकते हो, सौम्य आप कह सकते हो। मिसिज वेस्ट इन ए सीडेड ड्रेस, जो मिसिज वेस्ट है वो सभ्य ड्रेस में है, या फिर आप कह सकते हो सादे ड्रेस में है, उसने भड़काऊ वस्त्र नहीं पहने हैं। दे आर एन एल्डरली जीनियल कपल, दोनों की बात हो रही है। मिस्टर वेस्ट एंड मिसिज वेस्ट वो कैसे हैं? बड़ी उम्र के हैं, एल्डरली बड़ी उम्र के हैं। जीनियल कपल मैत्री भाव के वो व्यक्ति हैं, या एक ऐसी दंपति है जो मिलनसार व्यक्तित्व के हों। द इंडियन गेस्ट्स आर इन मास्क, जो भारतीय मेहमान वहाँ पर आए हैं उन्होंने मास्क पहना हुआ है। इंडियन गेस्ट्स आर इन मास्क, जो भारतीय मेहमान हैं वो मास्क पहने हुए हैं। दे आर ए वेरिड लॉट बट इट इज़ नॉट नेसेसरी टू डिस्क्राइब देम, जो भारतीय मेहमान हैं वो देखने में अलग अलग ढंग के नज़र आते हैं। दे आर वेरिड लॉट, वो विभिन्न प्रकार के हैं। दे आर डिफरेंट आप कह सकते हो, आपस में वो मैच नहीं करते। दे आर ए वेरिड लॉट, वो आपस में मैच नहीं करते, विभिन्न प्रकार के नज़र आते हैं। बट इट इज़ नॉट नेसेसरी टू डिस्क्राइब देम, लेकिन यहाँ पर उनका वर्णन करना ज़रूरी नहीं है। डिस्क्राइब का मतलब वर्णन करना, नेसेसरी का मतलब ज़रूरत होना, नॉट नहीं। इट इज़ नॉट नेसेसरी, यह ज़रूरी नहीं है, टू डिस्क्राइब देम कि उनका वर्णन किया जाए। देयर फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स, क्लॉथ्स एट्सेट्रा, उनकी जो भारतीय मेहमान है उनकी भौतिक विशेषताएं, फिजिकल शारीरिक भी आप कह सकते हो। देयर फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स, क्लॉथ्स एट्सेट्रा, उनकी बाहरी आप कह सकते हो, बाहरी या वेशभूषा से संबंधित या फिर उनकी शारीरिक विशेषताएं। कैन बी ईजिली इमेजिन्ड, वो आसानी से कल्पना कर सकते हैं हम उनकी कि वो कैसे कैसे नज़र आते हैं, वो आसानी से उनकी कल्पना की जा सकती है बाय द डायरेक्टर, निर्देशक के द्वारा। यानी कि जो भारतीय मेहमान हैं वो कैसे नज़र आते हैं, कैसी उनकी वेशभूषा होगी, इस बात की डायरेक्टर के द्वारा, निर्देशक के द्वारा आसानी से कल्पना की जा सकती है। ही शुड सीक टू टाइप देम एंड अवॉइड इंडिविजुअलिटी। ही यहाँ पर आया है डायरेक्टर के लिए।
द डायरेक्टर शुड सीक टू टाइप देम, डायरेक्टर को चाहिए कि वह उनको एक टाइप के रूप में प्रस्तुत करे, किसी एक वर्ग के प्रतिनिधित्व के रूप में प्रस्तुत करे। एंड अवॉइड इंडिविजुअलिटी, उनको व्यक्तिगत स्तर पर प्रस्तुत करे, इस बात को इग्नोर करना चाहिए। ही शुड अवॉइड इंडिविजुअलिटी, उनको व्यक्तिगत रूप से न दिखाकर बल्कि उनको एक वर्ग का प्रतिनिधित्व के रूप में अगर उनको दिखाया जाए तो ये डायरेक्टर के लिए बेहतर है। देयर इज ए बियरर इन द रूम, बियरर का मतलब यहाँ पर है वेटर। देयर इज ए बियरर इन द रूम, उस ड्राइंग रूम में एक वेटर है। हु, जो अटेंड करता है या उनकी सेवा करता है। टू द प्रोविजंस ऑफ फूड एंड ड्रिंक, खाने पीने की वस्तुओं को वह अटेंड करता है या उनके द्वारा जो मेहमान है उनकी वह सेवा करता है। मूविंग इन एंड आउट, उस कमरे से कभी बाहर जाता है कभी अंदर आता है। फ्रॉम गेस्ट टू गेस्ट, एक मेहमान से दूसरे मेहमान तक वह आता जाता रहता है, उनको सर्व करने के लिए कभी कोल्ड ड्रिंक या फिर कॉफ़ी या फिर टी या कोई फल या कोई भी खाने का आइटम उनको वह ऑफर करता रहता है। सीसलेसली का मतलब होता है बिना रुके, निरंतर, कॉन्टिन्यूसली। देयर इज ए बियरर इन द रूम हु अटेंड्स टू द प्रोविजंस ऑफ फूड एंड ड्रिंक, मूविंग इन एंड आउट एंड फ्रॉम गेस्ट टू गेस्ट सीसलेसली। उस ड्राइंग रूम में एक वेटर है जो निरंतर, लगातार, बिना रुके, सीसलेसली निरंतर, बिना रुके, लगातार एक वेटर है जो लगातार खाने पीने की वस्तुओं को मेहमानों तक पहुंचाता रहता है, वह अंदर बाहर आता जाता रहता है और एक मेहमान से दूसरे मेहमान तक वह आता जाता रहता है। ही डजंट वेयर ए मास्क, लेकिन यहाँ पर एक चीज़ यूनिक है इस वेटर के बारे में, जितने भी इंडियन गेस्ट हैं सभी ने मास्क पहना है, बट इसने ही डज नॉट वेयर ए मास्क, इसने मास्क नहीं पहना है। यहाँ पर एक बात क्लियर कर देता हूँ, जो ये मास्क की बात हो रही है, ये मास्क आज इस जो दौर में यूज करते हैं कोविड-19 से बचने के लिए, इस मास्क की बात नहीं है, बल्कि यहाँ पर एक मुखौटे की बात है जो फेस पर, पूरे फेस पर अपने चेहरे को कवर करने के लिए पहना जाता है कैरेक्टर्स के द्वारा जो रोल प्ले करते हैं, ये उस मास्क की बात हो रही है। साउंड ऑफ एरोप्लेन्स ओवरहर्ड वेल बिफोर द कर्टन ओपन्स, साउंड आवाज़ एरोप्लेन जहाज़ों की, ओवरहर्ड सुनी जा रही थी, वेल बिफोर ठीक पहले भी, वेल अच्छी तरह से सुनी जा रही थी, बिफोर द कर्टन ओपन्स जब तक पर्दा उठाया भी नहीं गया था उससे पहले ही जहाज़ों की आवाज़ सुनाई दे रही थी। इंटेंसिफाइंग एज इट डज, और जब पर्दा उठाया जाता है तब तो जहाज़ों की आवाज़ थी जो और तीव्र हो जाती है। नो अदर म्यूजिक, कोई दूसरा संगीत नहीं। बिफोर द प्ले बिगिंस, जब नाटक शुरू होता है उससे पहले कोई किसी प्रकार का संगीत या कोई किसी प्रकार की ध्वनि सुनाई नहीं दे रही है। फ्रॉम टाइम टू टाइम, बार बार आप कह सकते हो। ए स्टैंडर्ड अराइवल, फ्रॉम टाइम टू टाइम, बार बार, यानी कि जो चीज़ वहाँ पर कॉमनली हैपन हो रही है। फ्रॉम टाइम टू टाइम, समय समय पर, ये भी कह सकते हो। ए स्टैंडर्ड, एक निर्धारित यहाँ पर कह सकते हो। स्टैंडर्ड सामान्य पर स्तर पर आप कह सकते हो। स्टैंडर्ड अराइवल ऑफ और डिपार्चर अनाउंसमेंट, जो निर्धारित है, जो सामान्यतः जहाज़ों के आने और जाने के बारे में घोषणा की जाती है किसी भी एयरपोर्ट पर। स्टैंडर्ड अराइवल और डिपार्चर, अराइवल आना, डिपार्चर जाना, अनाउंसमेंट घोषणा, इज मेड की जा रही है। एयरपोर्ट का सीन है तो जहाज़ जो आ रहे हैं, जहाज़ जो जा रहे हैं, इनके बारे में यात्रियों को सूचना करने के लिए समय समय पर निर्धारित घोषणाएं की जा रही हैं। और जो ये निर्धारित घोषणाएं लाउड स्पीकर पर की जा रही हैं, ये सुनी जा रही हैं। हर्ड बाई ऑडियंस इन ए समवट मफल्ड एंड इनकम्प्लीट फॉर्म, ये दर्शकों के द्वारा, ऑडियंस हैं दर्शकों के द्वारा ये सुनी जा रही है। कैसे? इन ए समवट मफल्ड, कुछ दबी हुई सी आवाज़ में, एंड इनकम्प्लीट फॉर्म, और अधूरी सी फॉर्म में। अधूरी सी का फॉर्म का मतलब जो घोषणा की है उसका हर एक शब्द स्पष्ट रूप से सुनाई नहीं दिया, बल्कि कुछ सुन गया और कुछ रह गया, इसे कहते हैं इनकम्प्लीट फॉर्म। आधे अधूरे स्वरूप में और कुछ दबी हुई सी आवाज़ में यात्रियों के द्वारा दर्शकों के द्वारा घोषणाएं सुनी जा रही हैं, और ये घोषणाएं जहाज़ों के आने और जाने के बारे में समय समय पर की जा रही है। फ्रॉम टाइम टू टाइम,
समय समय पर स्टैंडर्ड अराइवल और डिपार्चर अनाउंसमेंट इज मेड, जो जहाज़ों के आने और जाने के बारे में समय समय पर निर्धारित घोषणाएं की जा रही हैं। एंड हर्ड बाय द ऑडियंस इन ए समवट मफल एंड इनकम्प्लीट फॉर्म, और ये घोषणाएं दर्शकों के द्वारा कुछ दबी हुई सी आवाज़ में और अधूरे से स्वरूप में सुनी जा रही हैं। Whir of propellers, noise of engines, crowd voices rising and falling, footsteps approaching and moving away। यहाँ पर और कैसा शोर है उसका डिस्क्रिप्शन है। Whir of propellers, प्रोपेलर्स होता है एक साफट होती है जो जहाज़ में मैकेनिकल पार्ट है अपना, वैसे इस नाटक का उसके साथ कोई लेना देना नहीं है। वैसे आपको बताऊँ प्रोपेलर साफट, अगर आपने बस देखी हो नीचे से या फिर आपने ट्रक देखा हो, ट्रक या बस को कभी देखिए आप नीचे से, जो पीछे वाले पहिए होते हैं उनमें से एक लोहे की मोटी सी रोड, लगभग 3 से 4 इंच 3 इंच की लोहे की मोटी सी रोड आगे की तरफ जाती है। बस के नीचे की तरफ देखेंगे आप, वो रोड पावर को ट्रांसमिट करती है, मतलब कि आगे जो इंजन होता है वहाँ से पावर लेकर पिछले पहियों तक पावर पहुँचाता है, उसे कहते हैं प्रोपेलर शाफ्ट, जो जहाज़ों में भी पावर को एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंचाने के लिए यूज़ की जाती है। तो यहाँ पर उसके घूमने से जो आवाज़ होगी, व्हर की आवाज़, व्हर ऑफ प्रोपेलर्स, प्रोपेलर शाफ्ट से घूमने से जो आवाज़ होती है वह आवाज़। नॉइज़ ऑफ इंजन्स, इंजन के चलने से जो आवाज़ होती है वह आवाज़। क्राउड वॉइसेस राइजिंग एंड फॉलिंग, भीड़ की आवाज़, क्राउड वॉइसेस भीड़ की आवाज़, कभी ज़्यादा कभी कम, राइजिंग एंड फॉलिंग कभी ज़्यादा कभी कम। फुटस्टेप्स अप्रोचिंग एंड मूविंग अवे, और लोगों के कदमों की आवाज़, कभी नज़दीक आते हुए तो कभी दूर जाते हुए, इस तरह के सभी आवाज़ सुनाई दे रही है। हूटिंग ऑफ ऑटोमोबाइल हॉर्न्स, जो यातायात के साधन हैं उनके हॉर्न की जो तीखी सी आवाज़ है वह आवाज़। राउकस शाउटिंग ऑफ पोर्टर्स, पोर्टर का मतलब है यहाँ पर कुली, और जो कुली अपने ग्राहकों को बुलाने के लिए शोर शराबा कर रहे हैं वो आवाज़। द ओकेजनल बार्किंग ऑफ ए डॉग, और कभी कभार एक कुत्ते के भौंकने की आवाज़ भी सुनाई दे रही है। राउकस का मतलब शोरगुल आप कह सकते हो, जो मतलब क्लियर कट समझ में न आए किस बात का शोर है, कोई क्या बोल रहा है। जैसे कि 8-10 कुली अगर आवाज़ लगा रहे हों अपने कस्टमर्स को अलग अलग, तो हमें किसी की भी बात समझ में क्लियरली नहीं आएगी, तो हम उसे राउकस कह सकते हैं, यानी कि अस्पष्ट शोर शराबा जो हो रहा है उसे राउकस हम कह सकते हैं। शाउटिंग चिल्लाना, और पोर्टर कुलियों का एकदम भीड़ भाड़ के एरिया में चिल्लाना। द ओकेजनल बार्किंग ऑफ ए डॉग, और समय समय पर कुत्ते के भौंकने की आवाज़ वहाँ पर सुनाई दे रही है। ट्वाइस क्लियरली द मूविंग ऑफ ए काउ, 2 बार स्पष्ट रूप से गाय के बोलने की, यानी कि गाय के रंभाने की आवाज़ सुनाई दे रही है। द कास्ट स्टैंड्स इन ए सेमी सर्कल विद बैक टू ऑडियंस, जो जितने भी इस नाटक के पात्र हैं, जो नाटक के इसमें रोल प्ले करेंगे वो पात्र हैं। द कास्ट स्टैंड्स इन ए सेमी सर्कल, सेमी सर्कल का मतलब है अर्धवृत्त, यानी कि गोल आकार तो है लेकिन पूरा वृत्त नहीं है, गोलार्ध आप कह सकते हो, सेमी सर्कल। विद बैक टू ऑडियंस, दर्शकों की तरफ पीठ करके, इस नाटक के जो सितारे हैं, इस नाटक के जो पात्र हैं, दर्शकों की तरफ पीठ करके गोलार्ध की आकृति को बनाते हुए खड़े हुए नजर आते हैं। Their masks cannot be seen in the darkness, अंधेरा होने की वजह से उन्होंने मास्क जो पहना है, चेहरे पर जो मुखौटा लगाया है, यहाँ पर मास्क का मतलब क्या है, मुखौटा जो चेहरे को कवर करता है, वो नज़र नहीं आ सकता। Their mask cannot be seen, उनका मुखौटा नज़र नहीं आ सकता, in the darkness, अंधेरे में। अब यहाँ से आपका जो फर्स्ट डायलॉग है यहाँ से शुरू होता है। मिस्टर रमन, गिव अस दिस डे आवर डेली अमेरिकन। मिस्टर रमन ने सबसे पहले बोला गिव अस दिस डे, आज इस सुबह या आज इस दिन में, गिव अस हमें दो, आवर डेली अमेरिकन हमारा दैनिक अमेरिकन। गिव अस दिस डे आवर डेली अमेरिकन, आज के दिन के लिए हमें हमारा अमेरिकन या फिर दैनिक अमेरिकन दीजिए। यहाँ पर ये बात क्लियर नहीं है अमेरिकन क्या चाहिए, अमेरिकन क्या चाहिए, जैसे कि भारतीय ऐसे ही अमेरिकन। कहने का मतलब अमेरिकन जो यहाँ पर वर्ड है इट इज़ एन एडजेक्टिव, इसके बाद नाउन यूज होना चाहिए। हमें अमेरिकन न्यूज़पेपर दो, हमें अमेरिकन टीवी चैनल दो, हमें अमेरिकन
टी दीजिए आप, या हमें अमेरिकन कार दीजिए, हमें अमेरिकन नोटबुक दीजिए। कहने का मतलब यहाँ अमेरिकन जो वर्ड आया है ये एडजेक्टिव है और इसके बाद कोई नाउन आना चाहिए कि हमें अमेरिकन कार दीजिए, तो बात क्लियर होती। लेकिन यहाँ कुछ भी क्लियर नहीं है। गिव अस दिस डे आवर डेली अमेरिकन, आज के दिन के लिए हमें हमारा दैनिक अमेरिकन दो। और यहाँ पर मज़े की बात यह है, ये इससे साबित करना चाहते हैं जैसे कि इंडियन पीपल के लिए अमेरिका या फिर वेस्टर्न कल्चर या फिर यूरोपियन कल्चर या फिर जो विकसित देश हैं, डेवलप्ड कंट्री हैं, जो ज़्यादा अमीर हैं या राजनीतिक स्तर पर ज़्यादा पावरफुल हैं, या जो आज इस आधुनिक दौर में जो ज़्यादा लोगों को प्रभावित कर रहे हैं, एडवांस यहाँ पर कह सकते हो, जो एडवांस कहलाते हैं, जो मॉडर्न कहलाते हैं, जैसे कि इनकी कल्चर, डेवलप्ड कंट्री की कल्चर ही सब कुछ हो, ये उनके विचार ही सब कुछ हो। यानी कि हमें चाय चाहिए तो भी अमेरिकन चाहिए, रेडियो चाहिए तो भी अमेरिकन चाहिए, अगर हम सांस भी ले रहे हैं तो हमें हवा भी अमेरिकन चाहिए। कहने का मतलब अगर हम घर में सब्जियां भी खरीदने लगे, अगर इंडियन मार्केट में कोई अमेरिकन सप्लायर आता है, वो अमेरिका की एक कंपनी हो और वो इंडियन वेजिटेबल्स को अपने नाम से बेचने लगे, तो हम लोकल जो वेंडर होते हैं उनसे न खरीद कर उस अमेरिकन ब्रांड से हम सब्जियां खरीदनी शुरू कर सकते हैं। ये एक मानसिक गुलामी है जो यहाँ पर दिखाई गई है इस नाटक में, एक मानसिक गुलामी है। तो इसलिए पहले ही लाइन से ये शो किया जाता है, गिव अस दिस डे आवर डेली अमेरिकन, हमें हमारा दैनिक अमेरिकन दीजिए। रेस्ट ऑफ द कास्ट, जब एक ने ये बात कही तो सभी उसकी धुन में, इसे आप भेड़चाल भी कह सकते हो, जो सभी पात्र हैं वो इसी बात को रिप्रेजेंट करते हैं। गिव अस दिस डे आवर डेली अमेरिकन, हमें आज के दिन के लिए हमें हमारा दैनिक अमेरिकन दीजिए। प्रोफेसर शाह, आवर अमेरिकन टाउन प्लानर, रमन ने कहा आवर अमेरिकन ट्रैफिक कंट्रोल एक्सपर्ट, जैसे कि अब इनके साथ नाउन चल रहे हैं, आवर अमेरिकन टाउन प्लानर, यानी कि जैसे कि भारत में टाउन प्लानिंग के लिए कोई अच्छी व्यवस्था न हो तो अमेरिकन टाउन प्लानर चाहिए, अमेरिकन ट्रैफिक कंट्रोल एक्सपर्ट चाहिए, अमेरिकन एजुकेशनल एडवाइज़र चाहिए, अमेरिकन टेक्सटाइल डिज़ाइन डायरेक्टर चाहिए। यानी कि हमें हर चीज़ अमेरिकन चाहिए। अलग अलग कैरेक्टर अलग अलग डिमांड यहाँ कर रहा है। प्रोफेसर शाह ने कहा टाउन प्लानर, मिस्टर रमन ने कहा आवर अमेरिकन ट्रैफिक कंट्रोल एक्सपर्ट हमें दीजिए, मिस्टर कपूर ने कहा आवर अमेरिकन एजुकेशनल एडवाइज़र हमें प्रोवाइड करवाइए, मिस्टर वर्मा ने कहा आवर अमेरिकन टेक्सटाइल डिज़ाइन डायरेक्टर। टेक्सटाइल डिज़ाइन आप सीधे शब्दों में समझ सकते हो, कपड़े का जो डिज़ाइन तैयार करते हैं, इस लाइन को बोलते हैं टेक्सटाइल डिज़ाइन डायरेक्टर, निर्देशक। टेक्सटाइल डिज़ाइन डायरेक्टर हमें अमेरिकन ही चाहिए। प्रोफेसर शाह ने फिर कहा दोबारा आवर अमेरिकन आर्किटेक्ट फॉर द नेशनल सेंटर ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट, नेशनल सेंटर ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट है उसके लिए हमें अमेरिकन आर्किटेक्ट भी चाहिए। मिस्टर रमन ने कहा आवर अमेरिकन कंसल्टेंट ऑन द मार्केटिंग ऑफ राइस, चावल की मार्केटिंग करने के लिए हमें अमेरिकन कंसल्टेंट, हमें अमेरिकन सलाहकार चाहिए। आवर अमेरिकन टी टेस्टर, मिस्टर कपूर ने फिर दोबारा कहा आवर अमेरिकन टी टेस्टर, हमें टी टेस्टर भी क्या चाहिए, अमेरिकन चाहिए। वर्मा ने फिर कहा आवर अमेरिकन चिल्ड्रंस बुक ट्रस्ट एडिटर, हमें सब कुछ ही अमेरिकन चाहिए। क्या चाहिए, अमेरिकन चिल्ड्रंस बुक, बच्चों की जो किताबें हैं, ट्रस्ट, उसकी जो ट्रस्ट है, एडिटर, उसका संपादक चाहिए, वो भी अमेरिकन ही चाहिए। आवर अमेरिकन गार्बेज डिस्पोजल प्लानर, गार्बेज कूड़ा करकट होता है, डिस्पोजल खत्म करना, प्लानर का मतलब योजनाकार, हमें इसके लिए योजनाकार, जो गार्बेज है, जो कूड़ा करकट है, उसको डिस्पोज ऑफ, उसको ख़त्म करने के लिए, उसको मैनेज करने के लिए हमें जो योजनाकार है वो भी अमेरिकन चाहिए। मिस्टर रमन ने फिर कहा आवर अमेरिकन व्हीट, हमें अमेरिकन गेहूं चाहिए, हमें अमेरिकन धूप चाहिए, अमेरिकन सनशाइन, हमें अमेरिकन धूप चाहिए। और वर्मा ने कहा आवर अमेरिकन एयर, हमें अमेरिकन हवा चाहिए। तो जितने भी यहाँ पर ये डायलॉग आए हैं, यहाँ पर अमेरिकन एडजेक्टिव के साथ जो नाउन आए हैं, इनसे हमें पता चलता है कि इंडियन पीपल्स को या डेवलपिंग कंट्रीज़ को या पिछड़े हुए देश के जो लोग हैं उनको, या फिर जो मानसिक रूप से गुलाम हैं या फिर उनको, या जिनके अंदर आत्मविश्वास की कमी है या फिर उनको, या जो इस मॉडर्नाइजेशन के चक्कर में, जो ये मॉडर्नाइजेशन का जो दौर है, इस आधुनिकता के चक्कर में अपनी संस्कृति, अपने आत्मविश्वास को छोड़कर किसी दूसरे लोगों से प्रभावित होने की जो ये परंपरा या फिर ट्रेंड बन गया है, इससे जो प्रभावित लोग हैं, यानी कि जो गरीब हो सकते हैं, मानसिक रूप से पिछड़े हुए हो सकते हैं, आर्थिक स्तर पर पिछड़े हुए हो सकते हैं, राजनीतिक स्तर पर पिछड़े हुए हो सकते हैं, जो विकासशील देश हैं, ये जो विकसित देश के लोगों से प्रभावित हैं, यानी कि इनको क्या चाहिए, इनको हर चीज़ विकसित देशों की चाहिए, शक्तिशाली देशों की चाहिए, चाहे वो
टी टेस्टर हो या न्यूज़पेपर हो या गार्बेज डिस्पोजल प्लानर हो या टेक्सटाइल डिज़ाइनर डायरेक्टर हो। इवन लास्ट के जो डायलॉग हैं यहाँ पर, आवर अमेरिकन व्हीट सनशाइन एंड एयर, यानी कि जो जैविक चीज़ें हैं, जो जैविक चीज़ें हैं, जैविक चीज़ से मेरा मतलब यहाँ पर दूसरा शब्द आप यूज कर सकते हो, जो भौगोलिक चीज़ें हैं, मतलब जैसे कि हवा, पानी, गेहूँ, ये तो आदमी का अपनी सराउंडिंग में प्रोवाइड होती हैं चीज़, आदमी का इन्हीं में रहन सहन होता है। बट इन जो पिछड़े हुए लोग हैं, इन लोगों को तो ये चीज़ें भी इम्पोर्टेड चाहिए, अमेरिका से आई हुई चाहिए। जैसे कि गेहूँ लोकल नहीं, बल्कि वो अमेरिका के गेहूँ यूज़ करेंगे, अमेरिका की हवा यूज़ करेंगे, बट रहेंगे अपने देश में। कहीं ना कहीं हमारे या फिर जो पिछड़े हुए लोग हैं, इनके मानसिक स्तर को यहाँ पर दिखाया गया है कि इनको हर चीज़ क्या चाहिए, बस जो डेवलप्ड कंट्री हैं उनकी चाहिए। यानी कि यहाँ पर हम इस जो ये अब तक हमने टेक्स्ट रीड किया है, इससे हमें एक बात क्लियर हो चुकी है, जो इसकी थीम भी है कि इंडियन कल्चर वर्सेस वेस्टर्न कल्चर, ये भी कह सकते हो, या फिर यह कह सकते हो डेवलप्ड जो कंट्री हैं उन वो लोगों को किस हद तक प्रभावित करते हैं, और जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं, केवल इंडिया नहीं है, इसमें पाकिस्तान भी हो सकता है, जो ज़्यादा विकसित नहीं है, पिछड़े हुए हैं। और ये नहीं कि सिर्फ एक सत्र पर, ये अलग अलग लेवल पर पिछड़े हुए हो सकते हैं। ये शिक्षा के सत्र में पिछड़े हुए हैं, राजनीतिक सत्र में आप कह सकते हो, आर्थिक सत्र पर पिछड़े हुए हैं। तो कहीं ना कहीं जो ये पिछड़े हुए हैं, तो इनके लिए आगे बढ़ने का मतलब कुछ और नहीं है, बल्कि इनको जो सीनियर लगते हैं, सीनियर कौन लगते हैं, जर्मनी के लोग हैं, इंग्लैंड के लोग हैं, फ्रांस के लोग हैं, अमेरिका के लोग हैं। भारतीय लोगों की नज़र में जो ये इन देशों के लोग हैं, जो शक्तिशाली देश हैं, डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, जो मॉडर्न कहलाते हैं, इनके लोग सुपीरियर नज़र आते हैं। तो जो भारत के शिक्षित या थोड़े से अमीर लोग हैं, इनके लिए विकसित होना क्या मतलब है, उनकी नकल करना। वो एक्चुअल में देखो क्या है, वो विकसित नहीं हो रही हैं, बल्कि वो नकल सी हो रही हैं, वो खुद और पिछड़ रहे हैं। यहाँ पर ये समझने की बात है कि किसी की नकल करना ही यहाँ पर डेवलपमेंट समझा जा रहा है। ये बड़ी सोचने की, या फिर ये कह सकते हो बड़ी अजीब सी बात है कि किसी की नकल करके भी आदमी डेवलप्ड हो सकता है, ये पॉसिबिलिटी नहीं है। डेवलपमेंट विचारों का हो, डेवलपमेंट आत्मसम्मान का हो, डेवलपमेंट आत्मनिर्भरता का हो, तब तो कहीं डेवलपमेंट हो रहा है। लेकिन किसी की नकल करना, उसका फॉलोवर बनना, अपने आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाना, अपनी आत्मनिर्भरता को खो देना, दूसरे को देखकर खुद में हीन भावना पैदा करना और अपने आप को उसका मानसिक गुलाम तैयार कर लेना, एक्चुअली में ये सब बातें किसी भी सूरत में डेवलपमेंट नहीं कही जा सकती, और डेवलपमेंट ये होता भी नहीं। डेवलपमेंट अपने ही बलबूते पर जीवन जीना सबसे बड़ा और सबसे पहला और सबसे आखिरी डेवलपमेंट है। इसे आप आत्मसम्मान कहिए, आत्मनिर्भरता कहिए, तो ये डेवलपमेंट है। अगर वो इतने ही अच्छे थे, अगर हम उनको फॉलो ही कर रहे हैं आज, अगर हमें लाइफ का पर्पज़ यही सेट करना था, जो यूरोपियन कल्चर है उनको फॉलो ही करना है। जब इस इंडियन जोग्राफिकल जो एरिया है, भारतीय जो ये भूमि है, इसमें अंग्रेज़ लोग शासन कर रहे थे, तब भी तो हम उनको फॉलो ही कर रहे थे, आज भी कर रहे हैं। फिर उनको यहाँ से भगाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। अगर डेवलपमेंट यही था तो वो राज करते रहते, हम उनके फॉलोवर बने रहते। लेकिन आज़ादी के बाद भी अगर हम यही कर रहे हैं, तो वो शासनिक यानी कि राजनीतिक आज़ादी तो मिली, प्रशासन तो ट्रांसफ़र हो गया एक हाथ से दूसरे हाथ में। लेकिन आज भी हमारे जो कॉमन आदमी, अगर हम देश की बात करें, जो कॉमन पीपल हैं, कॉमन्स की भी अगर बात न करें, तो जो यहाँ ए क्लास के लोग अपने आप में हैं, चाहे वो ए क्लास में सर्विस में हैं, या वो बिजनेसमैन हैं, या फिर वो प्लेयर हैं, तो आप इंटरनेट पर सर्च करोगे, ये ड्रेस की अगर बात करें बिजनेसमैन की, या इनके घर में जो डेकोरेटिव आइटम लगे होते हैं अगर हम उनकी बात करें, या ये जो पानी यूज़ करते हैं पीने के लिए अगर उनकी बात करें, तो सब कुछ इनके घर का डिज़ाइन, या इनकी वेशभूषा, या इनकी बोलचाल, या इनका रहने सहने का स्तर, या इनके खाने पीने का स्टाइल, इनके खाने पीने के आइटम, ये सब कहाँ से प्रभावित हो रहे हैं, ये आज भी वेस्टर्न कल्चर को अपने घर में फॉलो करते हैं। और उनको फॉलो करने के बाद, जैसे कि वेस्टर्न कल्चर में कोई चीज़ है, वो चीज़ हम यहाँ कैसे लेकर आते हैं, एकदम नहीं आते, टाइम लगता है। सबसे पहले अपने इंडियन जो लोग हैं वो एक क्लास के, वो फॉलो करते हैं, फिर उस चीज़ को आप टीवी सीरियल में या किसी मूवी में या किसी एड में उस चीज़ का यहाँ पर प्रचार होता है, और फिर उस प्रचार के बाद वो बी क्लास के लोग, फिर सी क्लास के लोग फॉलो कर पाते हैं। सी क्लास के भी कम ही लोग फॉलो कर पाते हैं, अपर जो आप कह सकते हो अपर क्लास के लोग हैं वो फॉलो कर पाते हैं। लेकिन अपने जो डी क्लास के लोग हैं
वो एक्चुअल में किसी को भी फॉलो नहीं कर पाते। वो तो इंडियन जो अमीर लोग हैं, भारतीय जो अमीर लोग हैं, उनको भी फॉलो नहीं कर पाते, उनकी इतनी ऐसी हैसियत होती ही नहीं। तो कहीं ना कहीं इस पूरे टेक्स्ट से हम, इस नाटक से ये सीखते हैं कि किसी को नकल करना कोई डेवलपमेंट नहीं है, और न ही अगर हम किसी के मानसिक गुलाम अगर हम बन जाएंगे तो समझ लो हम जिंदा नहीं, हम मुर्दा ही हैं। तो लाइफ में ये बात तो आपको परमानेंट सीख लेनी चाहिए कि आत्मसम्मान और आत्मनिर्भरता, स्वाभिमान, ये चीज़ डेवलपमेंट की पहली और आखिरी निशानी होनी चाहिए। न कि किसी का फॉलोवर बनना, न कि किसी की नकल करना, न कि किसी का मानसिक गुलामी अगर हम करें, मानसिक गुलाम बन जाना, खुद को उसका गुलाम बना लेना, ये चीज़ें कभी भी डेवलपमेंट के लेवल को इम्प्रूव नहीं कर सकती। अगर हमें डेवलपमेंट में आगे ही बढ़ना है, विकास और लेकर आना है जीवन में, तो हमारे अपने नए विचार होने चाहिए, हमारी अपनी ज़रूरतें होनी चाहिए, हमारी अपनी समस्याएं भी होनी चाहिए और अपने समाधान भी होने चाहिए। और जीवन में हमारा एक परमानेंट, या फिर चेंजिंग भी आप कह सकते हो अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, हमारा अपना एक जीवन के प्रति दृष्टिकोण होना चाहिए। यानी कि जिस एरिया में हम रह रहे हैं उसकी कल्चर या उसकी रिक्वायरमेंट क्या है, हम उनको फॉलो करें, न कि दूसरे देश के लोग जो वो क्या कर रहे हैं हम उनको फॉलो करें। ये मानसिक गुलामी ही है, या फिर ये कल्चरल चेंज भी आप कह सकते हो। जैसे कि फास्ट फूड का इंडियन मार्केट में बहुत ज़्यादा प्रचलन में होना, जबकि यहाँ जो ज्योग्राफी है ये इसको इतनी अलाउड नहीं करती, बट न्यू जनरेशन इसको लाइक ज़्यादा करती है और यूज ज़्यादा करती है। तो ये भी एक मानसिक गुलामी आप कह सकते हो, या हम इन्फीरियर हैं और जो हमें प्रभावित कर रहे हैं वो हमारे सुपीरियर बन बैठे। तो कहीं ना कहीं ये भी मानसिक गुलामी की ओर इशारा करते हैं। इस वीडियो में यहीं तक, नेक्स्ट वीडियो में इसके टेक्स्ट को और आगे स्टडी किया जाएगा। थैंक यू एवरीवन।